नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी गठबंधन की, किस तरह से एनडीए गठबंधन काम कर रहा है इन 5 राज्यों के चुनावों में और इंडी गठबंधन का आखिर क्या है सूरत हाल। दिल्ली में दोस्ती तो राज्यों में कुश्ती, आखिर ऐसा क्यों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बंगाल में खेला होबे की अपनी जो सियासत है वो आखिर इस गठबंधन धर्म के को देखते हुए किस करवट बैठेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बात असम की करेंगे जहां वादों और फ्रीबी का खुला हुआ है पिटारा। तो आखिर जब शॉर्ट टर्म की राजनीति होगी तो कहीं वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ये बात बार बार चुनावी राज्यों में कही जा रही है और हिमाचल प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण रहा है। तो इस पर भी बात होगी। और बात होगी केरल की जहां जन सेवक बनाम वीआईपी, ये कर्नाटक की बात है और किस तरह से विधायक जिनको जनसेवक कहा जा रहा है एक आईपीएल टिकट के लिए वो वीआईपी बनने को बेताब हैं। आखिर ऐसा क्या है, इस पर भी होगी कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर के कोवा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा पिछली सरकारों ने बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण पर नहीं दिया था ध्यान। असम में 1 दशक के बदलाव पर आधारित बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। अवैध प्रवासियों से हर इंच जमीन मुक्त कराने का किया बड़ा वादा। 2036 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $300 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग की ओर से प्रशासनिक तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। निर्वाचन आयोग के आदेशों को निरस्त करने का किया था अनुरोध। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में हुए शामिल। कहा देश की सेवा और यूथ की सेवा का मिला बड़ा मौका। बोले किरण रिजिजू, बीजेपी से में एक लीजेंड का आना बेहद खुशी की बात। और कर्नाटक में विधायकों को आईपीएल टिकट पर सियासत गर्म। सरकार ने जनसेवकों को बनाया वीआईपी। लाइन में लगने से इनकार के बीच उठा बड़ा सवाल। आम फैंस आखिर क्यों हुए नजरअंदाज। चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे के पीड़ित अब भी न्याय के इंतजार में। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, बात करेंगे गठबंधन की और पश्चिम बंगाल में खेला होबे की अपनी अपनी सियासत की। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। उधर चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर करके प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश जारी रखी है। चुनावी हिंसा को काबू करने और राज्य में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का जो चुनाव आयोग का वादा है उसको लेकर के आयोग ने बड़े फैसले लिए हैं। चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादला किया है। राज्य चुनाव आयोग ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों सहित प्रभारी अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों और जो बीडीओज हैं उनके सहित 267 अधिकारियों का तबादला किया है। इन ट्रांसफर्स को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फैसले को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती देकर टीएमसी आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सीएम ममता बनर्जी को चौंकाने के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट पर प्रदीप प्रसाद को उतारकर कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला पेश करने की कोशिश की है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खुद चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी की वापसी की कोशिशों की कमान संभाल रहे हैं। पूर्व सांसद मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस ने
पहली लिस्ट में जिन 284 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की हो, उनमें 64 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। यानी टीएमसी के मुकाबले स्थानीय मुस्लिम नेताओं को उतारकर कांग्रेस ने ममता को बड़ी चुनौती पेश की है। अब बात हुमायूं कबीर की और ओवैसी की करें तो हुमायूं कबीर और ओवैसी की एआईएमआईएम और आम जनता उन्नयन पार्टी ने अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 110 मुस्लिम और 46 गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 20 सीटों पर मुस्लिम और 9 सीटों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इस सूची में सीपीएम ने भी स्थानीय मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर है, जिस खेला होबे को लेकर ममता बनर्जी विपक्षी दलों को घेरती रही थी, उन्हीं दलों ने इस चुनाव में उनकी चुनौती को बढ़ा दिया है। आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही हैं कि गैर बीजेपी दलों को इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक होना चाहिए, लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। चुनावी जंग में अपनी पार्टी टीएमसी को फिर से सत्ता में लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार गोल पोस्ट बदल रही हैं। कभी एसआईआर को लेकर चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं, लेकिन अब चुनावी सभा में वो कह रही हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली खाने पर रोक लगा देगी, लोगों के खान पान में दखल देगी। पहले ममता बनर्जी ने लोगों को वोट कटने का डर दिखाया, लेकिन जनता की बेरुखी के बाद मुद्दा लॉकडाउन से लेकर खान पान तक का बना दिया है। देखना यह है कि चुनाव के आते आते पश्चिम बंगाल में आखिर सियासी दलों को किस मुद्दे पर जनता अपना मन बनाती है। और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 2026 में टीएमसी बीजेपी और ज्ञानेश कुमार को हरा देगी। वो कितना भी ताकत लगा ले, एड़ी चोटी की जोर लगा ले, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस और बुरी तरह 26 के चुनाव में हराएगा। ये चेतावनी लेके मैं जाता हूं। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि अभिषेक डरे हुए हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लाखों नाम वोटर लिस्ट से निकल गए और उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। जो लोग फिर 6 नंबर फॉर्म भर के वो खुद को वोटर तालिका में शामिल करना चाहते हैं। इससे ही अभिषेक बनर्जी का इतना डर पैदा हो गया। झूठा लोग झुका रहा है, एक प्रमाण तो लाए। और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल बर्बाद हो रहा है, इसे हम इससे बाहर निकालेंगे और एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। बंगाल में जो बर्बादी हो रहा है, वो बर्बादी से बंगाल निकल के आए, यही प्रार्थना है। और बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस का बंगाल में कोई रोल नहीं है। मुर्शिदाबाद में 22 असेंबली है, उसमें बहरमपुर जो असेंबली है ये 78% हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, 22% माइनॉरिटी वोटर है। तो यहाँ जो 22% माइनॉरिटी वोटर में हुमायूं कबीर का कुछ रोल नहीं है, ओवैसी का भी कुछ इशू नहीं है। यहाँ जो इशू है बीजेपी और तृणमूल का, इसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही आज का डेट में वैल्यूलेस है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगे। आपसे मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए डॉक्टर निखिल प्रसून, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सोफिया खान, लेकिन टीएमसी के विचारों की समर्थक मानी जाती हैं, तो सोफिया खान टीएमसी का रुख रखेंगी। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सौरभ दत्ता हमारे साथ हमारे संवाददाता, वो भी इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ। सौरभ के पास चलेंगे। सबसे पहले सौरभ, क्या जानकारी आप हमको देंगे, किस तरह से ये जो एक के बाद एक, चाहे वो सीपीएम हो या फिर कांग्रेस ने सबसे बड़ा जिस तरह से, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी ये कहा जा रहा था कि भाई कम से कम जब राष्ट्रीय मुद्दों पर तो वो एक साथ खड़ी नजर आती है। ममता बनर्जी ने अपील भी की थी कि जितने भी गैर बीजेपी दल हैं वो एक साथ आए,
लेकिन कांग्रेस ने तो अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी के साथ ही खेला कर दिया। जी बिल्कुल, ये जो बंगाल की अभी जो स्थिति है, बंगाल की पॉलिटिक्स में जो यहाँ पे सीधे तौर पे टीएमसी के खिलाफ बाकी सारे मोर्चे हैं, और यहाँ पे कांग्रेस भले ही इंडिजोट, भले ही देश के बाहर, बंगाल के बाहर टीएमसी के सिंपैथाइजर के रोल प्ले करे, लेकिन बंगाल के अंदर जो बंगाल के लीडर्स हैं वो ये बात मानते हैं अगर बंगाल में कांग्रेस को कोई खत्म किया वो ममता बनर्जी है, ये उनका खुद का कहना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारी बातें हैं, जो चुनाव आयोग जो कदम उठा रहे, चाहे वो ऑफिसर्स की बदली हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर को ले से सीएस तक, सबकी बदली को लेकर हर एक दल का ये कहना है, वो मान रहे हैं, एक शब्द में मान रहे हैं कि ये कदम काफी जरूरी था, क्योंकि ये एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले 3 साल जब से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे है, पिछले 15 साल से अगर देखे, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव, यहाँ तक कि पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव में यहाँ का हिंसा एक रूटीन बात हो चुकी है। और हर चुनाव में हर विरोधी का कहना है कि वोट नहीं वो जो वोटर्स वोट देने चाहते हैं उनको वो पोलिंग बूथ तक जाने नहीं देते हैं। जो वहां पे ऑफिसर्स हैं, अगर उनको जाके कुछ कहा जाता है वो सुनती है। यहाँ तक के अगर कोई ऐसा घटना घटी जिसपे पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, वहां तक पुलिस इस बात की इंतजार करती है कि टीएमसी के नेता क्या ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल क्या है, तो सिग्नल देखकर पुलिस काम कर रही है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने जो सिग्नल इन ऑफिसर्स को दिखाया, उससे विरोध, जो ऑपोजिशन जो खेमा है, उनमें कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि चुनाव टीएमसी का कहना है, कल भी अभिषेक बनर्जी निर्वाचन चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे और उनका कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और कल एक नया मुद्दा उन्होंने उठाया है कि फॉर्म 6 जो है उसको चुनाव आयोग के ऑफिस के भीतर बहुत सारे ऐसे फॉर्म 6 लाया जा रहा है, और बिहार, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे वोटर्स यहाँ पे वोटर्स तालिका में, वोटर्स के लिस्ट में जुड़े जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग का भीतर का फुटेज बाहर आया कैसे। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग के भीतर कुछ लोग हैं जो भला चाहते हैं बंगाल के, इसलिए उन्होंने फुटेज सप्लाई किया। लेकिन चुनाव आयोग के भीतर ये जो हुआ, इसके चलते भी विरोधी का कहना, जो विपक्ष बीजेपी का कहना है कि यही तो कारण है कि भीतर से फुटेज आ रहा है। जो WBCS एग्जीक्यूटिव है, जो राज्य सरकार के अधीन है, वहां पे तबादला इसलिए हो रहा है, इसलिए ये सारे तबादला किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग का ऑफिस का जो प्रीमाइसेस है वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां से भी फुटेज बाहर आ जा सकते हैं। निखिल, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये एक नया नैरेटिव सामने आ रहा है। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि भाई अभी जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है, उसके बाद ये कहना है कि वहाँ से उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से वोटर लेकर आए जा रहे हैं, ये ठीक है, इसका जवाब बाकी लोग देंगे। लेकिन विनोद मिश्रा, विषय बहुत हो जाता है। और जब पश्चिम बंगाल की बात करें, सबसे पहली बात तो जो बात शुरुआत में उठाई कि क्या आप इसको देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने सभी सीटों पर वो उम्मीदवार उतार रहे हैं, 284 सीटों में से 64 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो जो ममता बनर्जी कहती थी खेला होबे, क्या उनके साथ खेला हो गया है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो सारे दांव चल रही हैं, चाहे वो हाईकोर्ट में जाना हो, हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज कर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई जो चुनाव आयोग है वो तो बेहतर काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। निखिल, परसों ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी केरल में थे। केरलम में एक सभा को संबोधित उन्होंने करते हुए कहा था कि ये अजब की राजनीति है, दिल्ली में दोस्ती है और राज्यों में कुश्ती है। तो आप ये देखिए कि ये दिल्ली की दोस्ती और राज्यों की कुश्ती, ये जब आप केरलम से देखते हुए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी आपको नज़ारा दिखता है। यही टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सारे सीपीएम के लीडर हैं, वो एक साथ में बैठ के पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजर के उनकी अपनी भूमिका होती है और रोज के उसमें विरोध का एजेंडा तय करते हैं जी। लेकिन आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो जाता है कि ये इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन यहाँ फेल कर जाती है, केरल में फेल कर जाती है। तो ये सवाल जब देखिए कि इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूती से जो कैंडिडेट दिया है वहाँ पे, अब आप देखिए कि अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद हैं और अधीर रंजन चौधरी खुद अपने कंस्टिट्यूएंसी से में विधायक के उम्मीदवार बन के खड़े हैं। ऐसे 2-3 एमपी हैं जो फॉर्मर एमपी हैं, उनको विधायक का इस बार उम्मीदवार के लिए वो मैदान में हैं।
उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने अब तक जितने भी लिस्ट जारी किया है उसमें 47 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है अलग अलग जगहों पे। कांग्रेस पार्टी ने 64 सीट जो है एक कम्युनिटी को दिया है। तो अब ये सवाल है कि ये रहनुमा कौन? तो पश्चिम बंगाल में जो पूरी लड़ाई ममता बनर्जी भी पिछले 1 साल से लड़ रही थी एसआईआर को लेके, तो वो ये दिखाना चाहती थी कि एक कम्युनिटी के लिए लड़ाई में ममता बनर्जी चैंपियन है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वैसे चुनाव आयोग के हर फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दिया है। ये जो बहुत मुश्किलें आप देख रहे हैं सामने में, उसका वजह एक ये भी है। तो वो हर फैसले को चुनौती दी है, तो उसमें मैसेज वही कम्युनिटी होता है कि हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका वोट कट जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर जाएगी। ये सारी चीजों को लेके ममता बनर्जी अब तक ये मुद्दा बना रहे हैं। अब वो हो सकता है कि मुद्दा बदल गया, अब मछली पे आ गई, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने, ओवैसी और वहाँ के पार्टियों ने, जो लोकल पार्टी है हुमायूं कबीर की, इस पार्टी ने, वहाँ की जो दूसरी पार्टी है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो, और सीपीएम ने जिस तरह से इनके एक वोट बैंक को एक तरह घेरने की कोशिश की है, ये आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ खेला तो कर दिया है लोग। ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। सोफिया खान अपना पक्ष रखेंगी। सोफिया खान, आपको लगता है कि कुछ खेला करने की कोशिश हुई है? और जिस तरह से सीपीएम या कांग्रेस ने, और खासतौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, क्या किसी तरह की चुनौती आप लोगों को लग रही है? या ये कम से कम जो एक ममता बनर्जी ने कहा था कि सभी गैर बीजेपी दलों को एक होना चाहिए, वो अपील नहीं सुनी हुई उनकी? नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी, ये जो मछली की बात उठी है, तो मछली ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने रातों रात सब स्वप्न आया और उन्होंने मछली की बात कही। चूंकि बिहार में इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया कि खुले में मांस मच्छी नहीं बेचा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, तो उसको एक लेकर, चूंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता, बिहार में कब कहा गया मैडम कि खुले में मांस मछली नहीं बेचा जाएगा? बिल्कुल खुले में अरे मैं बिहार से ही हूँ मैडम। खुले में बिक्री होना बंद है, छोटे व्यापारियों का धंधा बंद कर दिया गया, ये तो सबको पता है। तो उस चीज को रेफरेंस देके बोला गया है, क्योंकि बंगाल में अधिकतर लोग मांस मच्छी खाकर ही जीते हैं या जीवन यापन करते हैं। तो बहुत संभावना है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा आती है तो मछली इसी तरीके से वो प्रतिबंध लगा सकती है। हर वक्त ये लोग मैम, आप अपनी बात जारी रखिएगा। सोफिया खान जी, सोफिया खान जी अपनी बात आप जारी रखिएगा। सोफिया खान जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन चूंकि पॉइंट्स में एक एक करके आपने पहले ये मछली वाली बात उठा दी। बीजेपी इतने राज्यों में सत्ता में है, कहीं पर उसने खान पान पर, मछली पर, क्या खाए क्या ना खाए, इस पर रोक लगाया इससे पहले? किसी भी जगह पे एनडीए ने कहीं और रोक लगाई है? बंद करते हैं ना। देखिए, मैंने कहा खान पान पर कहीं रोक लगाई है, हाँ या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा जी। गौ मांस गोवा में बंद नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में ये कहते हैं मिथुन है, तो वही तो मैं कहने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी जो प्रतिबंध है वो लागू करते हैं। कोई नियम कानून प्रतिबंध लागू किया गया है? मुद्दा मछली नहीं है, मुद्दा पश्चिम बंगाल की जनता है। जिस तरीके से एसआईआर करके, अभी देखिए ना आपने, वो तो चली पुरानी बात हो गई, एसआईआर में कितने लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए। अभी जो नए लिस्ट आते जा रहे हैं उसमें लोग डिलीट होते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी, याद रखिएगा, वो इसी पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाकर इन लोगों ने नाम काटा है ताकि ये लोग अपने वोट अधिकार से वंचित रहे। दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे हैं ना, ये जो कांग्रेस, सीपीआईएम या हुमायूं कबीर की जो पार्टी है या हेना तेना जो कोई भी है, मैं इतना दावे के साथ कहूंगी ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है ना वो सिर्फ ममता बनर्जी की है, और यहाँ पर भाजपा के साथ ये जो लड़ाई है, तो भाजपा को पता है कि जो सेकुलर वोट है वो उनको नहीं मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने षड्यंत्र करके हुमायूं कबीर को खड़ा कर दिया, इन लोगों ने षड्यंत्र करके ओवैसी को बुला लिया। ओवैसी तो वैसे भी उनकी बी टीम है ही। तो ये सारी चीजें देखिए जनता समझ रही है। आप एसआईआर कीजिए, आप ईडी भेजिए, आप हुमायूं कबीर जैसे लोगों को खड़ा कर दीजिए, आप सारी एजेंसियों को उथल पुथल कर दीजिए, आप यकीन नहीं करेंगे, रातों रात यहाँ पर होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीईएम, सारे लोगों को बदल दिया गया। अभी कल ही जो है 184 अफसरों को तबादला कर दिया गया। अरे भाई, इतना क्या डर है भाई ममता बनर्जी से? इतना जो भय है इनके मन में, ये जानते हैं ममता बनर्जी को हराना असंभव है। तो इन लोगों ने ताम धाम दंड भेद, ठीक, बाकी आपकी बातों का जवाब जो है वो डॉक्टर निखिल प्रसून देंगे। लेकिन दो बातें मैं आपको बताऊं कि एक तो ये चुनाव आयोग ने सिर्फ यहीं पर तबादला नहीं किया है, यहां पर कुछ बड़े पैमाने पे किया, क्योंकि उनके पास शिकायतें ज्यादा हो सकती है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये भी आप जानिए कि 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी शासित कम से कम 12 राज्यों में
रातों रात जिस तरह से आप कह रहे हैं गृह सचिव बदल दिए गए थे, तो वो बात एक है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा मांस मछली बिक्री की बात, कई राज्यों में, सिर्फ बिहार ही नहीं है, और भी कई राज्य हैं जहां पर खुले में मांस मछली बेचने पर रोक है। उसके अपने लॉजिक हैं, लाइसेंस धारक जो हैं उनको बेचने को कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई संक्रमण फैलने के डर से, बीमारी फैलने के डर से एक व्यवस्था बनाई जाती है और जो दुकानें वहां पर किया जाता है। और मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि कहीं भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके आपके इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। इसका जवाब मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं। देखिए ये फैक्ट्स थे, ये मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं सोफिया जी। मैं आपके साथ डिबेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये डिबेट जो है वो डॉक्टर निखिल प्रसून करेंगे। निखिल प्रसून, आपकी बारी। आपने सुना, बहुत गंभीर आरोप है आपके ऊपर जो कि सोफिया खान ने लगाए हैं। आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लें डॉक्टर निखिल प्रसून। म्यूट तो नहीं आपका एपरेटस? जी, आवाज आ रही, बोलिए। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि यह चुनाव जो है सो हमारे लिए एक सामान्य चुनाव नहीं है। वो भारत की और बंगाल की अस्मिता को बचाने का चुनाव है, बंगालियत को बचाने का चुनाव है। यह बदनीयती के खिलाफ बंगालियत को बचाने का चुनाव है। यह भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ भरोसे का चुनाव है। इस चुनाव में हमारे लिए मुद्दा केवल बंगाल की जनता है, इसके साथ साथ भारत की जो अखंडता है, भारत की जो सुरक्षा है, वो भी अपने आप में इस चुनाव में मुद्दा बनते चले जा रही है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम महिला सुरक्षा, जो कि 2023 में ही जो हमारा डेटा है कि 34,000 महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया गया। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह आरजी कर में हमारी एक डॉक्टर बहन के खिलाफ जो दुराचार किया गया उसका न्याय अभी तक नहीं मिला। आपने देखा कि आज यहाँ 30 लाख नौकरियां समाप्त हो गई और 40 लाख जो है सो पलायन करने के लिए विवश हैं यहाँ के जो युवा हैं। इसके अलावा 7वें जो वेतन आयोग है उसकी जो सिफारिशें लागू की गई, उसका लाभ जो है सो यहाँ के बंगाल के जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी, उन्हें नहीं मिला। और करीब 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ एक तरह से इस सरकार ने विद्रोह किया है। इसके अलावा आपने देखा कि 26,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरियां चली गई। आपने देखा कि यहाँ किस तरह राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया गया। 80% जो चाय बागान है उसमें कार्य नहीं हो रहे हैं, वो ठप पड़े हैं और एकदम बिल्कुल सिक है। यहाँ खुदीराम बोस को टेररिस्ट तक कहा गया। करीब करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। आपने देखा कि किस तरह सिंडिकेट राज ने यहाँ के समाज को कलंकित किया और पूरे भय का माहौल है। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो ईंट बालू गिट्टी सिंडिकेट से लेना पड़ेगा। जो कल तक मारे फिर रहे थे, आज सोने की चेन पहन करके बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूम रहे हैं। समाज में उनके खिलाफ एक तरह से इतना ज्यादा उनके खिलाफ एक भावना है कि उस भावना का प्रकटीकरण आने वाले इस चुनाव में होने जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह घुसपैठियों को प्रश्रय देते हुए करीब 569-70 किलोमीटर की जो सीमा है जो बांग्लादेश के साथ, अभी भी उसमें बाढ़ लगाने के लिए सरकार ने जमीन का आवंटन नहीं किया और हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। हर एक छोटी मोटी बात पर, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हमें यहाँ हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। और जब भी SIR के मुद्दे पर कई बार यहाँ की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, मुख्यमंत्री महोदया खुद ही वहां जाकर के पैरवी कर चुकी है। और इसके बाद आप क्लास 10th का एक तरह से एडमिट कार्ड से लेकर के आधार कार्ड को मान्यता देने से लेकर कई सारे पदक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। इन सब के तत्वावधान में SIR जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से इस मतदान में की शुचिता को बहाल करने की दिशा में एक अप्रत्याशित कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब इससे भयाक्रांत होकर के कि चुनाव के नतीजे उनके हित के विपरीत जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस और उसके लोगों ने इस तरह के एक अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया है कि SIR यहाँ की जनता के विरुद्ध है। जबकि SIR जो है एक तरह से शुरू से ही होता आ रहा है, 10वीं बार हुआ है और यहाँ के लोगों के जो वास्तविक जो वोटर है उनके अधिकारों को पूरी तरह से संपुष्ट करने की दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो है किसी समुदाय विशेष के खिलाफ होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हम कितने मुस्लिम उम्मीदवार किसने उतारे, कैसा क्या ध्रुवीकरण होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हम जनता का जो विवेक है उसमें भरोसा करते हैं और हम किसी भी तरह का ध्रुवीकरण राजनीति में न पड़े थे। हमारे खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार होता है और हम बंगाल की जनता के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है
और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ठीक है बंगाल सर, में ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, प्रधानमंत्री- आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर निखिल प्रसून, सोफिया खान और विनोद मिश्रा दोनों लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दोनों लोग से कहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हमें एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पर वापस आएंगे तो सोफिया खान आपका भी पक्ष जानेंगे और विनोद मिश्रा क्या इंटरवीन करना चाहते हैं ये भी जानेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत पर और किस तरह से खेला होबे की सियासत जो है ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर ही वापस भारी पड़ रही है, क्योंकि सीपीएम ही नहीं, कांग्रेस जो उसकी सहयोगी है इंडी गठबंधन में, वो भी अब उसके खिलाफ लगभग सभी जगहों से उम्मीदवार उतार रही है, यहां तक कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में भी चैलेंज दे रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत कर रहे थे सोफिया खान, अपनी बात का आप जवाब दे डॉक्टर निखिल प्रसून का। उससे पहले विनोद मिश्रा कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। विनोद जी बहुत जल्दी से आप कहिए, उसके बाद में जाऊंगा सोफिया जी के पास। सोफिया जी ने अभी कहा कि लाखों लोगों का नाम कटे और वो सारे यहीं के हैं, यहीं के मतदाता हैं, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो ममता बनर्जी पिछले 6 महीने से बांट रही है। तो सोफिया जी ये बताइए कि अभी तक जो है बंगाल के एसआईआर के जो फाइनल लिस्ट के बाद 4 सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ गए, 74 लाख लोगों के नाम कटे हैं और महज 30,000 अभी तक जो है लोगों ने करेक्शन के लिए अपना आवेदन लगाया है, तो बाकी 73.5 लाख कहाँ चले गए? ये सारी चीजें कहने के साथ में ना थोड़ा सा तैयारी करके आइए अपने डेटा को लेके। टेलीविजन पे आके और कुछ भी बोल देना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात निखिल, बहुत सेंसिटिव चीज उन्होंने बात को ली है। ठीक, पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे बोलने के साथ में थोड़ा सा इस बात को रखिए। आप जो मांस मछली और फ्री की बात कर रहे थे कि उसको प्रतिबंध बीजेपी ने लगाया, और आप कह रहे थे कि गोमांस की जो है वो खान पान में क्यों नहीं अलाउ किया जाएगा। भारत का संविधान भी कभी पढ़ लीजिएगा, संविधान के आप उसमें देख लीजिए कि वहां संविधान में लिखित है गोमांस वर्जित है। ये लाखों करोड़ों लोगों के, हिंदुओं की भावना के साथ में जुड़ा हुआ है, और आप यहां पब्लिक डिस्कोर्स में और मीटिंग में ये बात की मांग करते हैं। ये टीएमसी की आप प्रतिनिधि बनती हैं, टीएमसी की नेता बनती है, थोड़ी सी भी मर्यादा रखिए इस चीज का, इस चीज का मर्यादा रखिए। ठीक है, इस चीज का मर्यादा रखिए, तब कभी भी आप इस तरह के डिस्कशन में आप आइएगा। जवाब ले लेते। सवाल ये है कि ये बात जब आती है तब वो एक हाइजीन की बात होती है, लेकिन आप तो खुलेआम कह रही है किसकी इजाजत दिया जाए, क्यों दिया जाए भाई? ठीक है, ये जब आप किसी की भावना को ये करते हैं कि ये करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की भावना से जुड़ी हुई है, तो क्या इसको आप पोस्टर लगा देंगे वहां पश्चिम बंगाल में क्योंकि आप वहां मेजोरिटी में आ गए? ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं लोगों की भावना की बात कर रहा हूँ। रही बात की आपके पास टीएमसी के पास में इस बार मुद्दे नहीं है, सोफिया जी आएंगे आपके पास मुद्दे नहीं है, तो कभी आप लॉकडाउन का मुद्दा लेके आती है, कभी आप इस तरह के सोचेबाजी करते हैं कि लोगों का वोट कट जाएगा, कभी आप एसआईआर को एनआरसी कह देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपने या हाई कोर्ट में इतनी दलीलें रखी है, क्या आपका हाई कोर्ट आपके खिलाफ में किया है, चुनाव आयोग ने किया है? अभी जो सुनवाई हो रही है वो सुनवाई तो जुडिशियल अधिकारी से हो रही है, तो आप जुडिशियल अधिकारी की बात नहीं करते, आप उसकी बात भी सीधे चुनाव आयोग पर डालती है। क्यों आप जुडिशियल अधिकारी की बात नहीं करते?
चुनाव आयोग का क्या है जो जुडिशियल अधिकारी वहां पे दे रहे हैं सोफिया खान डिस्प्लिन में, चुनाव आयोग उसको पब्लिश कर रहा है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इस बात पर सोफिया खान आपको जवाब देना चाहिए कि भाई ये तो जुडिशियल अधिकारी कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग जा रहे हैं, आपकी याचिकाएं लगातार खारिज कर दे रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि एसआईआर में जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है। भाई ये बात हाई कोर्ट को नहीं दिख रही, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही, आप लोगों को दिख रही है। जवाब दीजिए। 3-4 पॉइंट में रखूंगी। सबसे पहले तो अगर ये नागरिक नहीं है जो डिलीट हुए हैं, तो इन्हीं नागरिकों के वोट से 2024 में इन लोगों के 12 सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे हैं जुडिशियल ने किया है, डेफिनेटली किया है, लेकिन जुडिशियल को कितना समय मिला इन सारी चीजों को, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम में जो छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं, कितने फटाफट लोगों ने 15-20 दिन में ये सारी चीजें की होंगी। तीसरी बात, अगर आफ्टर इलेक्शन इन सारे लोगों के नाम चढ़ जाते हैं तो क्या ये मुंह की खाएंगे? तब तो पता चल जाएगा ना कि ये लोग भारतीय होने के बाद भी इन लोगों को इस बार चुनाव नहीं करने दिया गया, इसलिए ताकि ये चुनाव मतलब इन लोगों ने अपने हिसाब से लोगों के नाम काटे हैं। डिलीट। अच्छा, ये एक तर्क तो सामने आया है सोफिया जी, एक तर्क तो सामने आया है कि भाई जो लोग हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे? 30,000 लोग सामने आए हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे सोफिया जी सामने? बुलाया कीजिए भाई। अरे मैं तो आपसे जस्ट एक सवाल मैंने बीच में पूछा, नाराज मत होइए, नाराज कम से कम मुझ पर तो नाराज होइए, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा? सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। मैं इनसे कहूंगी अपने कैंडिडेट लिस्ट दिखा दें। क्या पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमानों को ये साइड में करके चल रहे हैं? मुसलमान एक भी कैंडिडेट नहीं है इनका, एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं है। इसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमान सक्षम नहीं है कि भाजपा से एक भी टिकट मिल सके? ये तो साफ दर्शा दिया इन लोगों को कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो मुसलमान भी इसी देश के जनता है, इसी देश के नागरिक हैं, और ये जो ध्रुवीकरण करने की चेष्टा कर रही है भाजपा, ये जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक, जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। सोफिया खान की बात का जवाब डॉक्टर निखिल प्रसून देंगे। निखिल प्रसून, देखिए, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस रहा है एसआईआर, जुडिशियल अधिकारियों ने निर्णय लिया है, जिसको आपत्ति वो अभी भी फॉर्म 6 में जा सकता है, ट्राइब्यूनल है वहां जा सकता है। तो काफी सारे ऐसे एवेन्यूज हैं और अभी तक बाकी लोग कहाँ हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की भारतीय जनता पार्टी में। हम उस तरह नहीं देखते हैं, हमारे लिए ये लोग बंगाली हैं, भारतवासी हैं। और आपने अभी तक मुसलमानों का क्या भला कर दिया? आमता में देखिए, आमता में वो जो अनीस जो है अभी तक वो गिरा, उसको पुलिस वालों ने एक तरह से छत से नीचे गिरा दिया, अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। आपने देखा कि इतनी सारी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, किसी को न्याय नहीं मिला। आपने रामपुर हाट की घटना देखी, रामपुर हाट में उन्हीं मुसलमानों के घरों को जलाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया, आज तक उन्हें ठीक से न्याय नहीं मिला। तो मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार है वो तो अब सीमित हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब मुसलमानों का खुद से मोहभंग होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। फेस वैल्यू पे दिखता नहीं है, लेकिन मैं चिकित्सक हूं, हजारों मुसलमानों से मेरी डे टू डे बातचीत होती है। अब उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता है, फिर से वो मुख्य धारा में। क्यों? बंगाल का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा वो ये रहा कि पिछले 50 सालों से ये राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे रहे। पहले वामपंथी थे, अब तृणमूल आ गए, उससे पहले जो थे वो कांग्रेस थे। तो इसी तरह इसलिए विकास की धारा से कटे रहने की वजह से यहाँ गरीबी बढ़ी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन समाप्त हो गया। और इस बार जनता पूरी तरह तैयार है कि बंगाल को विकसित बंगाल के रास्ते पर ले चलेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व। ठीक है। मैं चाहूंगा कि सौरभ दत्ता आपसे चलते चलते ये चाहूंगा कि जिस तरह से कल्याण बनर्जी की ये जो याचिका थी, कल्याण बनर्जी ने जो दाखिल कराई थी दरअसल, उसको जो खारिज किया है पब्लिक में, क्या उसको लेकर के आपसे जानना चाहूंगा। आप लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह का फीडबैक लोगों का मिल रहा है, क्या असर इसका दिख रहा है पब्लिक में, क्या रिएक्शन इसको लेकर? बहुत संक्षेप में रखिएगा सौरभ। ट्रांसफर्स की बात अगर आप करें तो पब्लिक में शुरू से ही इसको लेकर पब्लिक में कोई मुद्दा नहीं था, पब्लिक के अंदर इसके खिलाफ कोई कुछ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि पब्लिक जो है, अगर आप टीएमसी के खेमे के बाहर के लोग जो मानेंगे और आम पब्लिक को भी मानेंगे, उनका साफ ये कहना था कि ये सही किया है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप आमतौर पर बंगाल के हर नुक्कड़ हर चौराहे पे देख लीजिए, आप बात कर लीजिए, तो आपको यही फीडबैक मिलेगा कि इन सब तबादलों को लेकर, क्योंकि पब्लिक भी यहाँ के बंगाल की पब्लिक भी हिंसा की शिकार हुई है। बहुत सारे ऐसे बंगाली बद्दल लोग हैं, सज्जन बद्दल लोग हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं,
ये हिंसा की घटना के लिए, जो घर से नहीं निकलते। इसीलिए बंगाल में ये जो इमारतें हैं, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, वहां पे बूथ करने के लिए भी काफी सारे एप्लीकेशंस गए हैं। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बूथ हो। ठीक है। और पिछले एक चुनाव में तो उल्टाडांगा में एक आवासन के भीतर टीएमसी के नेता ऑटो लेकर चले गए थे, 100 ऑटो लेकर घुस गए थे और उसमें ठीक है, बहुमंजिला इमारतों में ताला लगाने के लिए बूथ से बाहर वो ताला लगाने की भी बात सामने आई थी। इस बार उसको भी देख रहा है चुनाव आयोग। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ आपका, विनोद मिश्रा जी आपका, सोफिया खान आपका, डॉक्टर निखिल प्रसून आपका, बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे अब हम पश्चिम बंगाल के बाद असम की, कि असम में चुनावी राज्य में फ्री बी की किस तरह से बारिश हो रही है। और ये जो फ्री बी बनाम विकास का ये जो नैरेटिव है, चुनावी नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, किस तरह से ये सामने आ रहा है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो फ्री बीज हैं वो चुनाव के समय तक तो ठीक है, लेकिन जो राज्य की अर्थव्यवस्था जब बाद में आती है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सामने आता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी से उतरती है, ये फ्रीबीज का ही असर होता है। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें विकास और गारंटी दोनों प्रमुख मुद्दे बनकर सामने उभरे आए हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र के नाम से उसको जारी किया है, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा 31 प्रमुख वादे शामिल हैं। बीजेपी ने चहुमुखी विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट को मुख्य थीम बनाते हुए आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन पर जोर दिया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर खास फोकस रखते हुए करीब 2 लाख नौकरियों का वादा किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की बात भी संकल्प पत्र में प्रमुखता से कही गई है। बीजेपी ने बाढ़ समस्या समाधान, सीमाई सुरक्षा और राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने को भी प्रमुख एजेंडा बनाया है। पार्टी ने चाय बागान, श्रमिकों, किसानों और स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का भी वादा किया है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हुए 5 लाख बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी माहौल में यह दावा किया था कि पिछले वर्षों में असम में हिंसा से विकास की ओर बढ़ा है, जो बीजेपी शासन की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र गारंटी लेटर के रूप में पेश किया है, जिसमें 5 प्रमुख गारंटियों को चुनावी हथियार के रूप में सामने लाया गया है। कांग्रेस की रणनीति सीधे आर्थिक सहायता यानी कैश सपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित दिखाई देती है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 10 लाख लोगों को उनकी जमीन का स्थायी पट्टा देने का वादा किया है। कांग्रेस की 5 गारंटियों में महिलाओं को 50,000 रुपए की बिना शर्त सहायता, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1250 रुपए प्रतिमाह की पेंशन जैसे वादे शामिल हैं। कांग्रेस का फोकस सीधे लाभ हस्तांतरण यानी कैश ट्रांसफर और लोगों की जेब में पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को तेज करने की बात कही है। यह साफ है कि इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की राजनीति कर रही है, उसका दावा कर रही है, उसकी बात कर रही है, वहीं कांग्रेस गारंटी और आर्थिक सहायता पर आधारित मॉडल पेश कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कैश ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाएं और सब्सिडी वोटरों को सीधे प्रभावित करती है, खासकर गरीब और ग्रामीण वर्ग में। वहीं बीजेपी डबल इंजन सरकार और दीर्घकालिक विकास को मुद्दा बनाकर स्थिरता और प्रगति की छवि पेश कर रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संकट की वजह चुनावों के दौरान घोषित की गई फ्रीबी की योजनाओं को माना जा रहा है। हालात यह है कि हिमाचल राज्य कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है, राज्य का घाटा लगातार बढ़ रहा है और सरकार के पास राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों दलों के घोषणा पत्र सामने आने के बाद फ्रीबी कल्चर बनाम विकास मॉडल की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। तो बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। 6 दशक के शासन में कांग्रेस विकास नहीं कर पाई है, बीजेपी विकास को मॉडल मानती है। Because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers,
the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievements Assam has seen in the last 10 years. और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार इन जन सुझावों के आधार पर असम की प्रगति का खाका तैयार करेगी और विकास कार्यों को नई गति देगी। The background of the preparation of the Sankalp Patra, we went to the people, Barak, Brahmaputra, Pahar, Bhayam, all like part of the state of Assam. We went house to house and collected the people's suggestion what to do in the next term. On the basis of this document, that means people's suggestion of Assam, we will work in our third term. More than 3 lakhs people have extended their suggestion. और कल कांग्रेस ने भी असम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसकी हमने वानगी आपको अभी दिखाई भी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा था, ये भी सुनते हैं। यहाँ की सरकार और हेमंत विश्वास ने जो आपके साथ विश्वासघात किया, वो भी हम आपको बताएंगे। एक मन से कांग्रेस पार्टी को वोट दो और गोगोई को, उसके नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार आप बनाइए। तो चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असम पहुंचे हैं और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या तंज किया, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, न कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनकर भी नहीं आने वाले और कांग्रेस को भी ये पता है कि हम चुनकर नहीं आने वाले। तो वो तो लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉमिस करती है, वो तो ये भी कह सकती है कि हम ताजमहल हर एक को बांध कर देंगे, हम हर एक को ताजमहल बना कर देंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी से बात करेंगे इस खबर पर और ज़्यादा। अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये दोनों घोषणा पत्र की जब हम बात करते हैं और सीधे तौर पर ये चुनावी नैरेटिव भी गढ़ने का वक्त है, दोनों ही दल अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन बात कहीं सामने ये ज़रूर आती है कि जब हम इसको सीधे कैश फॉर वोट ना कहें, लेकिन ये जो इस तरह की जो घोषणाएं हैं फ्रीबी वाली, वो कहीं ना कहीं वोट खरीदने जैसी लगती हैं। कैसे देखते हैं इस चुनावी माहौल में इस तरह की घोषणाओं को? जी निखिल, अगर देखें तो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति के लिए जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता के वोट को हासिल करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं करते हैं और उसमें कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहता है। मुख्य लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन की है। भाजपा गठबंधन की अगर बात करें तो भाजपा गठबंधन ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र में स्पष्ट तरीके से 31 बिंदु तो उनके संकल्प पत्र के हैं ही हैं, साथ साथ स्पष्ट तरीके से कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद अब नहीं होगा। यूसीसी निश्चित तरीके से अगले 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। लोगों को जो अरुणोदय योजना कहा जाता है महिलाओं के लिए 1250 रुपये एक मुश्त भुगतान हर प्रतिमाह के भुगतान की बात है, उसको 3000 रुपये करने की बात कही गई है। बुजुर्ग 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। 10 लाख युवाओं को कम से कम स्वरोजगार की स्थिति में उनको वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियां दी हैं। उस 5 गारंटियों में उन्होंने कहा है कि हम 25 लाख तक का कैशलेस सबको स्वास्थ्य योजना देंगे, स्वास्थ्य इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख तक का कवर होगा। 50,000 रुपये महिलाओं को उद्यमिता जो है व्यवसाय खड़ा करने के लिए वो दिया जाएगा। एक मुश्त मासिक भुगतान भी महिलाओं को किया जाएगा। उसकी क्या राशि होगी यह स्पष्ट कांग्रेस ने नहीं किया है। जुबिन गर्ग की मौत का मामला यहाँ पर एक भावनात्मक मुद्दा है, उसको भी छेड़ने की बार बार कांग्रेस कोशिश करती है। 100 दिन के अंदर उसमें न्याय के कटघरे में लोगों को खड़ा किया जाएगा। 1250 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा। ये सब घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अगर देखें तो इससे पहले ही जब चुनाव शुरू होने था, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, उसके पहले ही 1250 रुपये प्रतिमाह का जो अरुणोदय योजना का भुगतान था वो 4 महीने का भुगतान और 5000 रुपये जो है कहीं ना कहीं जो बिहू जो नववर्ष होता है असमिया, उसका 9000 रुपये कांग्रेस भाजपा की वर्तमान सरकार ने महिलाओं के खाते में दिए हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखें तो ये तकरीबन 30 से 40 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होती हैं। जी
अश्विनी, मैं एक बात आपको बीच में रोककर ये पूछ रहा हूं कि ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है या जो लैंड जिहाद जिसका आपने जिक्र किया उसका मुद्दा है, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है वहां पर? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराई है और 5 लाख बीघा खाली कराएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा ये यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की सुरक्षा को, यहाँ की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुद्दा है और ये मुद्दा काफ़ी पुराना भी है। अगर देखें तो असम की राजनीति, असम की अस्मिता, असम में स्वदेशी बनाम बाहरी, ये मुद्दे हमेशा भावनात्मक मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति को तय करते रहे और यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी उन्होंने बनाया, जैसे असम गण परिषद जैसे जो राजनीतिक जहाँ पर आंदोलन के बाद जो राजनीतिक दल बने, जो भाजपा के समय सहयोगी भी हैं, उन्होंने राज्य में इससे पहले सरकारें भी बनाई हैं, तो निश्चित तौर से एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो कहती है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, यहाँ के जो दो मुसलमान की कैटेगरी यहाँ पर कही जाती है। एक मियाँ मुसलमान होते हैं जो इनकी जड़ें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जो 70 के दशक में 70-71 में वहाँ अशांति होने के बाद यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। वापस स्थितियाँ वहाँ पर जब माकूल हुई तो वो बांग्लादेश नहीं गए, पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो वहाँ नहीं गए, लेकिन वो जब यहीं बस गए वो बांग्ला भाषी होते हैं, वो असमिया नहीं बोलते हैं। हिमंता सरकार ने इससे पहले मियाँ मुसलमान के अलावा जो यहाँ के खिलौंजिया समुदाय यहाँ का कहा जाता है, वो स्वदेशी समुदाय है, इंडिजीनियस समुदाय कहा जाता है, उसकी 5 जातियों को तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा उनकी आबादी है यहाँ पर, उनको जो है एसटी का दर्जा देने की बात कही। जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, जो स्थानीय यहाँ के बाशिंदे हैं, जो स्वदेशी मुसलमान हैं, स्वदेशी इन द सेंस असमिया भाषी, असमिया बोलने वाले, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहीं से हैं, उनसे किसी तरीके का कोई विरोध या किसी तरीके की उनके बाहर जाने की बातें कभी नहीं की जाती है। जो बांग्लादेश से आए उनको बाहर करने की बात दबे जुबान में कांग्रेस भी कहती है, लेकिन उसका समर्थन करती है, उसको शैडो करती है। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर 1.5 लाख बीघा जमीन कांग्रेस वर्तमान सरकार ने खाली कराए हैं तो 1.5 लाख जमीन पर रहने वाले, उनके कब्जे में रहने वाले कितने हजार लोग वापस भेजे गए। तो निश्चित तौर से यहाँ पर अवैध घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यूसीसी तो लागू होगा। ठीक बात है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, चिन्हित की गई जमीनें हैं उनका अतिक्रमण खत्म किया जाएगा और एक घुसपैठियों को, अमित शाह ने भी फिर अपनी रैली में कहा कि एक घुसपैठियों को उनके स्थान तक भेजा जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा। ठीक, निश्चित तौर पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है और देखने की बात है कि जनता इसको किस तरह से लेती। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो बात होगी कि जनसेवक को चाहिए आईपीएल मैच में वीआईपी टिकट, आखिर क्यों? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में एक नई किस्म की राजनीति गर्म है। जो विधायक हैं, जो अपने को जनसेवक कहते हैं, उनको वीआईपी बताकर कहा जा रहा है वो लाइन में नहीं खड़े होंगे, वो आईपीएल का टिकट उनको चाहिए, सबको वीआईपी वाला। जनसेवक को चाहिए आईपीएल मैच में वीआईपी टिकट। कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक विजय आनंद कशप्पनवर ने एमएलए और मंत्रियों के लिए आईपीएल टिकट की मांग रखी। उन्होंने कहा कि एक विधायक को सामान्य लोगों की तरह घंटों लाइन में खड़ा होकर टिकट हासिल करना सही नहीं है। उनकी मांग थी कि एमएलए और उनके परिवार के लिए कम से कम 5 टिकट दिए जाने चाहिए। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर सोशल मीडिया में लोगों ने काफी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने जनसेवक की जो ये वीआईपी संस्कृति है इसको लेकर काफी तंज भी कसा है। लेकिन कशप्पनवर की इस मांग पर विधानसभा स्पीकर यूटी खादर ने भी सहमति जताते हुए सरकार को टिकट उपलब्ध कराने का निर्देश देकर उन्हें खुश कर दिया। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आईपीएल मैचों के लिए हर एमएलए को 3 मुफ्त टिकट और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए 2 फ्री टिकट देने का आश्वासन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार की लापरवाही से 11 निर्दोष लोगों की
जान चली गई थी और अब विधायक सदन में इस तरह की आईपीएल टिकट की मांग कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, दूसरी तरफ एमएलए खुद को वीआईपी कह रहे हैं। ये कितना सही है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले साल आईपीएल मैच के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ में 11 मासूमों की जान चली गई थी। क्या उन्हें अब तक न्याय मिल पाया है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं वीआईपी की व्यवस्था में पुलिस प्रशासन ने आम लोगों की भीड़ को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। क्रिकेट मैच उसके प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए है। जनसेवक खुद टिकट खरीद कर भी मैच देख सकते हैं। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। They will demand 100 things. We can't yield to all those things. Their request was there. We have placed their request amicably. We have settled it. And as far as the case is concerned, on international matches, only 2 tickets they can give. If they want 2 tickets, they can buy. We will try to help them out in buying those tickets. बीजेपी एमएलए महेश ने कहा कि सदन में इस बात की चर्चा होना ही गलत है। आम आदमी भी टिकट लेकर मैच देख रहा है। नहीं, आईपीएल टिकट के बारे में सदन में चर्चा होना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो चर्चा हुआ है बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि कर्नाटक में जो पिछले आईपीएल सीजन के समय में ये कांग्रेस सरकार के बेवकूफी से 11 लोग अपने जान खोए, इसके बावजूद भी ऐसा डिस्कशन सदन पे होना ये ठीक बात नहीं है। जब सभी आम आदमी, कॉमन मैन पैसा देके टिकट खरीद रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसे स्टेटमेंट देख के सदन में मुझे ये उचित नहीं लगता है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। ज्योति, ये किस तरह की सियासत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, बार बार जो लाल बत्ती हटाई गई, जो वीआईपी कल्चर है उसको देश से हटाने की बात कही जा रही है, और जो जनसेवक हैं, जो खुद को जनसेवक कहते हैं विधायक, वो वीआईपी टिकट चाहते हैं मैचों का और कहते हैं हम लाइन में नहीं लगेंगे। निखिल जी, जब ये विचार सदन में प्रस्ताव हो रहा था, जो कांग्रेस की विधायक विजयानंद काशप्पन प्रस्ताव कर रहे थे, उस वक्त मैं वहीं पे थी। मुझे भी बहुत सुनकर आश्चर्य लगा, क्योंकि सदन जो होता है वो कॉमन मैन के लिए, आम लोगों की समस्या हो या उनके क्षेत्र की समस्या हो, उसको चर्चा करने के लिए सदन होता है, अधिवेशन होता है। लेकिन वहां पे जो कांग्रेस की विधायक विजयानंद काशप्पन इतने कंसर्न से वहां पे बात कर रहे थे, किसी को लग रहा था कि ये कोई क्षेत्र की समस्या नहीं है, कोई आम जनता की समस्या नहीं, खुद की समस्या है। उन्होंने वहां पे कहा, कन्नड़ा में कहा, जो आईपीएल अभी चल रहा है, हमारी जो विधायकों को या हमारी मिनिस्टर्स को मुफ्त में टिकट देना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड किया था कि उनके फैमिली के लिए 5-5 टिकट मुफ्त में देना चाहिए। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज देते हैं, केएससी को या इस मैच चलाने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलता है, मुफ्त का टिकट नहीं मिलता है। जैसे आपने कहा, जो प्रधानमंत्री जी है, हमें वो कहते हैं कि मैं देश की सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है और मिनिस्टर्स है, वो कहते हैं हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट? आप भी आम जनता से सेलेक्ट होकर गए हैं, आप आम जनता की सर्वेंट है, आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, ये बात जनता भी समझ रही है, और हमको जैसा आप कह रहे हैं ना कि आप आश्चर्य में रही जब ये आपके सामने विधानसभा में ये चीज सामने आई कवरेज के दौरान, ये सब लोग भी इसको लेकर के जिसको कहते हैं कि इसको लेकर आश्चर्यचकित भी है और चिंतित भी है इस कल्चर पर, और खासतौर पर सरकार का रुख। अभी हमने न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की बात सुनी, बल्कि डीके शिव कुमार को भी सुना कि वो कह रहे हैं कि हम टिकट देंगे। एक बात और सामने आती है, 11 लोगों की जान चली गई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ में, उनकी कोई सुध लेने वाला है? उनको क्या अभी तक न्याय मिला है? उस मामले में क्या कुछ हो रहा है? उस वक्त जब सदन में चर्चा हो रही थी, उस वक्त स्पीकर ने भी ऐसा कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट को इसके तरफ एक एक्शन लेना चाहिए। जैसे आपने पूछा, आम जनता तो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं वहां पे। जैसे आपको पता है, आईपीएल जो टिकट है पहले जो 1000 का था, लेकिन अभी जब भी आरसीबी का मैच होता है, उस वक्त उसका पैसा दुगना हो जाता है। जब आम लोग जाते हैं, वो ऑब्वियसली ब्लैक टिकट ऐसे ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। जब आम लोग जाते हैं, 1000 की टिकट 3000 में ऐसे सेल करते हैं। लेकिन
आप लोग हैं, विधायक है, आप हमसे ही चुनावित होकर जा रहे हैं, आप लोगों को उनका ये कंसर्न था कि वीआईपी फैसिलिटी देना चाहिए, जब जो लॉन्च हम बैठते हैं वहां पे भी सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। हम आम जनता की तरह जाकर सामान्य क्यों में हम नहीं रह सकते, वहां से जाकर टिकट नहीं ले सकते। तो उनका बातों में ये जिक्र हमें मतलब बार बार यही जिक्र हो रहा था कि हम वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी की तरह ही हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। निखिल जी, जैसे देखिए आम जनता की समस्या होती है, सरकार नजरअंदाज कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो सदन में आईपीएल टिकट के बारे में चर्चा होते हैं, उसके बाद स्पीकर यूटी खादर भी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके तुरंत 2 दिन के बाद केएससीए प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद आते हैं और आरसीपी मैनेजमेंट डीसीएम डीके शिव कुमार के घर आते हैं इसी विचार के लिए। वो वहां पे मीटिंग भी करते हैं। उसके तुरंत बाद डीसीएम डीके शिव कुमार भी अनाउंस करते हैं 3 मुफ्त टिकट आईपीएल और 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए 2 मुफ्त टिकट। मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक आम आदमी के लिए सरकार कैसे बर्ताव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ना उनको, वीआईपी लोग, उनके लिए सियासत में बहुत जल्दी सब पास हो जाता है। जी बिल्कुल, सियासत में सब बहुत जल्दी पास हो जाता है। और ऐसे ही जो वीआईपी विधायक हैं, इनके लिए शायद आदम गोंडवी ने एक बार लिखा था, ये कहा था कि काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज आज विधायक निवास में। शायद ऐसे ही विधायकों के लिए उन्होंने उनको वीआईपी का ये तमगा दिया होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए ज्योति। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।